Same will apply for second policy. Advantages, disadvantages. एनालिसिस के भी कितने मार्क्स हैं? 7 मार्क्स। ये हमारे 14 मार्क्स पूरे हो गए। अगर तुम लोगों ने इस तरीके से इसको फॉलो किया, कंफर्म्ड तुम लोगों के जो है वो 14 मार्क्स जो है वो आ जाएंगे। ठीक हो गया। अब द क्वेश्चन अराइजेस कि ये 6 मार्क्स जो बहुत बड़ा चंक है, ठीक है, एंड दिस इज द प्रॉब्लम विच अराइजेस इन A2 कि बच्चों के, अक्सर बच्चों के 12 से 13 मार्क्स आते हैं, ठीक है। उनके जो ये 6 मार्क्स हैं, एक तो मतलब आपके एनालिसिस या नॉलेज में कुछ मार्क्स कट जाएंगे, जाहिर है, लेकिन इवेल्युएशन वाली चीज में जो है वो बच्चों के मार्क्स सही तरीके से नहीं आ रहे, ठीक है। उसमें क्या रीजन है? उसकी रीजन ये है कि वो इवेल्युएशन क्या है इसमें, 6 मार्क्स की, सिर्फ एक आपका 6 मार्क्स का एक पैराग्राफ आपने लिखना होता है। किस तरह से लिखना होता है, अब इसको गौर से सुन लो तुम लोग। इसमें बच्चों को ये लगता है कि ये जो हमने कर दी है ना, ये डिसएडवांटेजेस हमने लिख दिए तो हमारी इवेल्युएशन खत्म हो गई, नाउ वी कैन जस्ट रिलैक्स, एंड दिस इज नॉट ट्रू। कल मैं तुम लोगों के साथ एक डॉक्यूमेंट शेयर करूंगी फ्रॉम द प्रिज्म ऑफ पास्ट पेपर्स एंड फ्रॉम द प्रिज्म ऑफ एग्जामिनर रिपोर्ट्स वी विल सी कि इवेल्युएशन होती क्या है, और कुछ एग्जाम्पल्स भी मैं तुम लोगों को इवेल्युएशन की दूंगी फ्रॉम द एग्जामिनर रिपोर्ट्स कि एग्जामिनर क्या चाह रहा होता है। अभी मैं तुम लोगों को सिर्फ बता रही हूँ खुद, और कल मैं फिर तुम लोगों को जो है इसकी एग्जाम्पल भी दे दूंगी फ्रॉम द एग्जामिनर रिपोर्ट। तो अब इवेल्युएशन जो होती है, इसमें आपने लिखना होता है जो यहां पे आपने किया कि इवेल्युएट टू, इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन नहीं आता, वो आता है क्वेश्चन के जो है, फॉर एग्जांपल क्वेश्चन इज कि इवेल्युएट टू व्हाट एक्सटेंट गवर्नमेंट पॉलिसीज कैन बी यूज टू करेक्ट मार्केट फेलियर, ठीक है, हमेशा इस तरह करके आएगा क्वेश्चन। ये 6 मार्क्स लेने के लिए तुम लोगों ने क्या बताना है, तुम लोगों ने ये पैराग्राफ लिखना है। आई एम गोइंग टू राइट दिस पैराग्राफ फॉर यू एंड देन वी आर गोइंग टू डिस्कस इट। सो तुम लोगों ने कहना है कि डिस्पाइट द लिमिटेशंस ऑफ गवर्नमेंट इंटरवेंशन, government intervention to correct, use words of the question in your introduction and in your conclusion, which is your evaluation. सही है? So despite the limitations of government intervention to correct market failure arising from negative production externalities is an absolute necessity. क्या मतलब इसका? इसका मतलब ये कि आपने एक सारी जो आपने ऊपर की बातें की, आप उसको जो है अब एक जजमेंट दे रहे हो, ठीक है। आप कह रहे हो कि ठीक है भाई, हमने ये बात रियलाइज की है कि उसके एडवांटेजेस भी हैं गवर्नमेंट पॉलिसीज के, और गवर्नमेंट पॉलिसीज के डिसएडवांटेजेस भी हैं, लेकिन ये एब्सोल्यूट नेसेसिटी है। क्यों है, अब उसको सब्सटैंशिएट करोगे। दिस इज बिकॉज government intervention if there is no government intervention, there will be unstoppable negative production externalities, and markets will freely exploit the consumers and societies as a whole. Even though government intervention might not be perfect, some semblance of correction can be sought through such policies. Hence, government policies do play an important role in correcting market failure arising from
नेगेटिव प्रोडक्शन एक्सटर्नैलिटीज। ये मैंने इस तरह से लिखे है। तुम लोग ये भी कह सकते हो कि डिपेंड करता है कि कितनी स्ट्रांग है गवर्नमेंट, डिपेंड करता है उसकी रेगुलेशंस कितनी स्ट्रांग है। सही है। सो दिस इज अनदर वे ऑफ राइटिंग इट। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि तुम लोगों ने यहाँ पे जो ऊपर सारी कहानियां लिखी उसको बिल्कुल भी रिपीट नहीं करना। सही है। तुम लोगों ने अपने जो ये लास्ट जो ये 6 मार्क्स गेन करने के लिए ऊपर वाली कहानियों में समरी बार बार लिखते हैं। एग्जामिनर जो है ना, एग्जामिनर रिपोर्ट में ये बार बार लिखते हैं कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन समरी एंड इवेल्युएशन। ठीक है। आप अगर समरी हमें दे रहे हो तो हम आपको मार्क्स नहीं देंगे। आप अगर इसी तरीके से इवेल्युएट कर रहे हो, कोई नया पॉइंट लेकर आ रहे हो और फिर आप उस पॉइंट के थ्रू एक जजमेंट दे रहे हो, तो फिर हम आपको उसके मार्क्स देंगे। ठीक है। सो अगर आपने डिसएडवांटेजेस लिख दिए, उसको आप कंप्लीट इवेल्युएशन नहीं समझ सकते। ठीक है। आपका आंसर कंप्लीट नहीं होगा। आपने दे दिए डिसएडवांटेजेस, एक छोटी सी लाइन लिख दी कि दीज आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ गवर्नमेंट इंटरवेंशन, तो आपको 0 6 में से 0 मिलेंगे। ठीक हो गया? क्लियर है यहां तक? चलो अब हम आगे बढ़ते हैं और हम जो है अपना नया टॉपिक विच इज यूटिलिटी वो स्टार्ट करती हैं। बट बिफोर आई स्टार्ट दिस, मुझे तुम लोग बताओ कि इज देयर एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग व्हाट वी हैव डिस्कस्ड सो फार? सारा समझ आ गया? हाँ जी, हाँ हमने जी। अपनी इसमें जो आपने कहा फर्स्ट पॉलिसी एंड सेकंड पॉलिसी, हमने फर्स्ट पॉलिसी के भी 3 to 4 करने और सेकंड पॉलिसी के भी 3 to 4 हाँ डिसएडवांटेज हाँ, देने हैं। यस बिल्कुल। Ma'am, I had a question. हाँ हाँ, बताओ। The judgment you mentioned for the evaluation paragraph, is it important to make our judgment within like the first paragraph in our knowledge paragraph so we can establish it नहीं, हाँ, beforehand? दिस इज अ गुड क्वेश्चन। नहीं, नॉलेज और एनालिसिस वाले पार्ट्स में जजमेंट्स नहीं देनी, और नॉलेज से तो कभी भी आपने जजमेंट से आंसर स्टार्ट ही नहीं करना। ठीक है। पहले आपने, जैसे डिबेटिंग नहीं होती कि पहले आप अपने पॉइंट्स दे दो और फिर उसके बाद एक बंदा होगा और वो फिर अपना कंक्लूसिव पैराग्राफ देगा या कि कंक्लूसिव एक स्टांस देगा। ठीक है। उसी तरीके से इट्स लाइक कि आप अपने आप से डिबेट कर रहे हो और एंड पे आप जाके एक जजमेंट दे रहे हो। सही है। तो आपने कभी भी शुरू में जब वो अपनी जजमेंट से स्टार्ट नहीं करना, हमेशा स्टार्ट करना है फ्रॉम द इंट्रोडक्शन। और इंट्रोडक्शन क्या है कि फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ द कीवर्ड्स। ठीक है। सो फॉर एग्जाम्पल, आपको इस वाले क्वेश्चन की अगर मैं तुम लोगों को एग्जाम्पल दूं ना, तो इसमें तुम लोग लिखोगे कि जो है, इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द इफेक्टिवनेस ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज correct market failure arising from negative production externalities, it is important to understand what negative production externalities mean. ठीक है। सो इस तरह करके आंसर्स दो और बहुत ज्यादा कनेक्टिंग सेंटेंसेस यूज करो अपने आंसर्स में। ठीक है। पैराग्राफिंग्स करो। फिर दूसरे पैराग्राफ में जा रहे हो तो फिर हेंस इट कैन बी सीन। ठीक है। जब डिसएडवांटेजेस में तुम लोग जा रहे हो, ठीक है, पॉलिसीज के, तो तुम लोग कहोगे हाउ एवर कैन बी सेड, या इट हाउ एवर दीज पॉलिसीज आर इनइफेक्टिव बिकॉज ऑफ दिस रीजन। ठीक है। तो हाउ एवर, हेंस, देयरफॉर, इस किस्म के तुम लोगों ने वर्ड्स जो हैं अपने आंसर्स में बहुत ज्यादा यूज करने हैं। ठीक है। अच्छा, एक और चीज, एग्जामिनर रिपोर्ट एक और जो है ना वो बहुत ज्यादा उस पर फोकस करते हैं। वो कहते हैं कि भाई हमने मतलब यानी कि बात कुछ और पूछी होती है, हम पोटैटोज का पूछ रहे होते हैं, बच्चे टोमेटोज के बारे में लिखाते हैं। ठीक है। आपने क्वेश्चन पे बड़ा फोकस करना है। ठीक है। वट एवर द क्वेश्चन इज सेइंग, आपने उसको ही उस पे ही आपने स्टिक करना है। एक तो ये चीज। दूसरी ये चीज जिसपे तुम लोगों के लिए मतलब यानी कि जो है वो मैं एक और बात को इंपॉर्टेंस देना चाहूंगी, यूज वर्ड्स ऑफ क्वेश्चन अगेन एंड अगेन। मैं यहां पे लिख भी देती हूँ, जितना ज्यादा वर्ड्स ऑफ क्वेश्चन, जितना ज्यादा तुम लोग ये वर्ड्स ऑफ क्वेश्चंस यूज करोगे ना अपने आंसर में, उतना लगेगा कि हाँ यार ये आंसर जो है ना वो
क्वेश्चन का ही हो रहा है, ठीक है। बच्चे क्या करते हैं, वो क्वेश्चन आंसर जैसे 6-7 की क्लास में नहीं होता कि अच्छा वो क्वेश्चन दिया हुआ है, उसका रट्टा मारा हुआ होता है, हमने आंसर और वो फिर हम जाके लिखाते हैं, तो वो बच्चे अक्सर ये कर देते हैं, ठीक है। तो वो फिर मार्क्स भी नहीं देगा। तो आपने जो है उसमें क्वेश्चन के वर्ड्स को बार बार यूज करना है अपने आंसर्स में, एक तो ये। दूसरा ये कि आपके जो आंसर्स हैं वो उसकी टाइम मैनेजमेंट की भी बहुत मतलब उस पे यू नीड टू वर्क अपॉन। टाइम मैनेजमेंट किस तरह से करोगे, तुम लोगों को पता है कि एक क्वेश्चन में आपको 40 मिनट्स देने हैं। 20 मार्क्स का क्वेश्चन है ना, तो एक क्वेश्चन जो है उसमें आपने 40 मिनट्स देने हैं। अगर आपके एक क्वेश्चन से 40 मिनट्स ज्यादा हो रही है तो छोड़ दो उस क्वेश्चन को। उस क्वेश्चन में जो भी थीसिस लिख रहे हो वो थीसिस तुम लोग अपना थोड़ा सा ठहर जाओ, और उसके बाद जो है तुम लोग जो है उस मतलब एक पेज छोड़ो और दूसरे क्वेश्चन पे जंप कर जाओ, ठीक है। तो ये टाइम प्रैक्टिस वाली जो है ये तुम लोगों ने अभी से ही स्टार्ट कर देना है, क्योंकि 20 मार्क्स वाले A2 में फिर भी टाइम मैनेजमेंट हो जाती है एज कंपेयर टू AS, क्योंकि पार्ट्स नहीं होते। लेकिन फिर भी मतलब इसमें मटेरियल ज्यादा होता है इसमें। अच्छा, AS में अगर तुम लोगों ने जैसे दे दिए हुए एग्जाम्स बहुत से बच्चों ने, तो इतने ग्राफ्स बनाने की, बहुत ज्यादा ग्राफ्स बनाने की जरूरत नहीं होती AS में, ठीक है। बहुत कोई एक्स्ट्रा ग्राफ्स नहीं। मैं तुम लोगों को बताऊं कि मेरा ही अपना स्टूडेंट है, तुम लोगों के कुछ यहाँ पे जो बच्चे बैठे हैं उन लोगों का क्लासमेट भी है वासिल, तो उसके 55 आउट ऑफ 60 हैं, ठीक है। तो उसने उसकी जो स्क्रिप्ट उसने मुझे दी हुई है ना, तो स्क्रिप्ट में कोई खास उसने ग्राफ्स वगैरह नहीं बनाए हुए। AS की मैं बात कर रही हूँ, ठीक है। AS में कोई बहुत ज्यादा ग्राफ्स बनाने की जरूरत नहीं होती, लेकिन A2 में आपको ग्राफ्स बनाने की जरूरत होती है। अब यहाँ पे जब तुम लोगों ने बात की थी ना नेगेटिव प्रोडक्शन एक्सटर्नैलिटीज की, तो यहाँ पे ग्राफ बनाना था नेगेटिव प्रोडक्शन एक्सटर्नैलिटी का। और फिर तुम लोगों ने बार बार इस फिगर को रेफर भी करना था। जब जब हम ये चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो मैं फिर तुम लोगों को बताऊंगी इस तरह के क्वेश्चंस को किस तरह से आंसर करना है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट आपका चैप्टर है मार्केट फेलियर। इस पे क्वेश्चन आते ही आते हैं आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स में, ठीक है। तो मैं तब तुम लोगों को बताऊंगी कि इस क्वेश्चन को, अभी तो मैंने जेनेरिक बताया ना कि क्वेश्चंस को हैंडल कैसे करना है, फिर हर चैप्टर के अकॉर्डिंगली किस तरह से हमने क्वेश्चंस को टैकल करना है, वो भी फिर आई विल बी टेलिंग यू गाइस, ठीक है। अच्छा, टाइम मैनेजमेंट भी बता दी कि यार 40 मिनट्स हैं, तुम लोगों ने बार बार जो है वर्ड्स ऑफ क्वेश्चंस यूज करने हैं अपने आंसर में। स्टार्ट तुम लोगों ने कभी भी नहीं करना फ्रॉम जजमेंट, ठीक है ना। इंट्रोडक्शन में तुम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ डेफिनेशंस देनी है। एनी अदर क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन नहीं है किसी का? चलो फिर अब हम अपना जो है फर्स्ट टॉपिक विच इज कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, जिसको तुम लोग बड़े लेमैन टर्म में यूटिलिटी यूटिलिटी कहते हो, वी आर गोइंग टू स्टार्ट दैट। ठीक हो गया? जो कि आज कुछ बच्चों के एग्जाम भी हुए, उसमें भी ये वाला चैप्टर आया है। आया है ना बाजिल? ठीक है। तुम लोगों के जो वो कुछ हैं फ्रेंड्स, वो मेरे से अलग से वो पढ़ते हैं ना, तो इसलिए फिर आई नो। चलो जी, सो नाउ लेट्स स्टार्ट द न्यू चैप्टर। अच्छा, आई विल बी, मैं तुम लोगों को नोट्स दे दूंगी। अच्छा, नोट्स का भी मैं थोड़ा सा बता देती हूँ कि क्या वो स्टेटस है, ठीक है, कि कौन से नोट्स पढ़ो। बुक तो ना पढ़ो, ठीक है। अपनी जो वो बुक तुम लोगों को रिकमेंड की भी है, ठीक है, कैम्ब्रिज वालों ने, और स्कूल्स पे जो हमें पढ़ाई भी जाती है, तो वो बुक्स ना पढ़ो, ठीक है। जो मैं नोट्स रिकमेंड करती हूँ वो मेरे अपने टीचर जो हुआ करते थे, ठीक है ना, इन 2008, इमरान लतीफ, उनके नोट्स हैं, ठीक है। सो इमरान लतीफ के बुक 3 एंड बुक 4 फॉर A2 तुम लोग ले लो। बहुत अच्छे नोट्स हैं, दे आर परफेक्ट नोट्स, छोटे से हैं, सारी चीज उससे क्लियर हो जाती है। तो मैं वो, अप टू यू गाइस, अगर तुम लोगों के टीचर्स हैं उन लोगों ने तुम लोगों को कोई नोट्स दिए हुए हैं, यू गाइस थिंक कि तुम लोग उनके साथ कंफर्टेबल हो, तो वो नोट्स भी जो है, मुझे उससे कोई मसला नहीं है। लेकिन अक्सर बच्चे मुझसे पूछते हैं कि हम कौन से नोट्स यूज करें, तो मैं हमेशा बुक 3 एंड बुक 4 वाले नोट्स जो है वो रिकमेंड करती हूँ। अच्छा, मेरे अपने भी नोट्स हैं, ठीक है। मेरे अपने नोट्स जो हैं वो मैं ज्यादातर जो मेरे अपने स्टूडेंट्स हैं जो क्लास में मेरे से पढ़ रहे होते हैं, उनको मैं तब रिकमेंड करती हूँ जब आपने रिवीजन करनी होती है, ठीक है।
तो वो मेरे रिवीजन के नोट्स हैं, और वो मैं आप लोगों को जब ये हमारा जब सेशन एंड होगा इंशाल्लाह मार्च में, तो मैं वो 7 नोट्स तुम लोगों को दे दूंगी, ठीक है। अच्छा, फिर मेरे पास अपने सॉल्व्ड पेपर्स भी हैं। तो जो मैंने सारे पेपर्स जो अभी तक हुए हैं वो मैंने सॉल्व किए हुए हैं, वो भी मैं बच्चों को उसके सारे आंसर्स, और वो भी मैं बच्चों को अभी नहीं देती, क्योंकि मैं काफी ज्यादा हर चैप्टर के बाद ऑलमोस्ट जो है ना मैं क्वेश्चंस देती हूँ बच्चों को, और उनको वो आंसर करने होते हैं। तो वो मेरे देने का ये मकसद ना देने का ये मकसद है कि आई नो कि अगर मैंने वो क्वेश्चन तुम लोगों को दे दिया, और जो क्वेश्चन दूंगी फिर तुम लोग आंसर उसमें से ही लिख लोगे, या तुम लोग जो है उसको कॉपी करने की कोशिश करोगे, फिर सीखोगे कुछ नहीं। तो दिस इज नॉट व्हाट आई वांट कि तुम लोगों की मेरी बुक जो है वो आंसर्स देखकर तुम लोगों की अपनी क्रिएटिविटी वो हो। हाँ, मैं अपने सैंपल आंसर सेंड कर दूंगी, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे लगा कि यार ये बच्चा इसको नहीं समझ आ रही है, इसको मैं जो हूँ जरा थोड़ा सा बताती हूँ कि ये तरीका फॉलो कर लो, तो मैं फिर अपने जो है वो सैंपल आंसर्स दे देती हूँ। एंड एट टाइम्स आपस में भी किसी का मुझे बहुत अच्छा आंसर लग रहा होता है वो भी सेंड कर देती हूँ। और कोई मेरा स्टूडेंट है जो पहले जिसने बड़े अच्छे आंसर्स किए हुए हैं, जैसे मेरे पिछले ही सेशन में तुम लोगों के स्कूल का ही है अमान फंदी, तो उसके 50 आउट ऑफ 60 थे, तो वो भी मैं इस तरह करके जो है वो शेयर कर देती हूँ बच्चों के साथ, ठीक है। तो जो है वो उससे ये होता है कि आप जरा देख लेते हो, सीख लेते हो कि अच्छा दूसरा बच्चा जो है उसने आंसर कैसे किया, ठीक है। तो ये हमारे नोट्स वाली चीज भी आई थिंक कंप्लीट हो गई कि नोट्स तुम लोगों ने कौन से लेने हैं, और अगर जो है तुम लोगों को कोई यानी कि जो है कोई नोट्स एक्स्ट्रा चाहिए, मेरे अपने रिवीजन वाले चाहिए, तो वो ये भी तुम लोग कर सकते हो। अक्सर मेरे स्टूडेंट्स करते हैं कि एक पर्टिकुलर टॉपिक का वो मेरे टीए को कह देते हैं कि हमें सिर्फ इस टॉपिक के नोट्स भेजने हैं आप, तो वो फिर ये भी कर देते हैं कि सिर्फ उस टॉपिक के नोट्स भेज देते हैं। पूरी बुक नहीं देगा वो, क्योंकि मैंने मना किया हुआ है, लेकिन वो उस टॉपिक के तुम लोगों को नोट्स दे देगा। ठीक हो गया यहां तक? जो है कोई क्वेश्चन, या हम आगे बढ़े? अब चलो जी, अब हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम करने लगे हैं, ठीक है। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या होता है? इसमें हम ये देखते हैं कि एज अ कंज्यूमर, ठीक है, और कौन सा कंज्यूमर? एज अ रेशनल कंज्यूमर। रेशनल कंज्यूमर कौन सा होता है? ठीक है, ये जो सारी थ्योरी बनी हुई है इस पे तुम लोग ये समझ लो कि दिस थ्योरी इज नॉट फॉर अस, ठीक है, नॉट फॉर कंज्यूमर्स लाइक अस, इट इज फॉर कंज्यूमर्स हु आर वेरी रेशनल। रेशनल कंज्यूमर कौन सा होता है? रेशनल कंज्यूमर इज द वन हु विल नेवर, लिख लो बेशक, रेशनल कंज्यूमर इज द वन हु विल नेवर एंगेज इन इम्पल्स बाइंग। इम्पल्स बाइंग कैसी होती है? जो मैं बहुत ज्यादा करती हूँ कि रात को सोने से पहले अगर मुझे नजर आ गया कि अच्छा यार ईगो पे सेल लगी हुई है, तो मैंने जो है वो फौरन जो है वो 3-4 कपड़े मंगवा लिए, ठीक है। सुबह उठती हूँ तो मैं कहती हूँ यार व्हाई डिड आई डू दिस, ठीक है। बट ये हमारी इम्पल्स बाइंग, तो ये रेशनल कंज्यूमर कभी भी नहीं करेगा। रेशनल कंज्यूमर क्या करेगा? रेशनल कंज्यूमर देखेगा कि उसकी सेटिस्फेक्शन कहाँ पे मैक्सिमाइज हो रही है, ठीक है, मैक्सिमम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन उसकी कहां पे है, और फिर वो उस उतनी ही क्वांटिटी लेगा जहां पे हिज सेटिस्फेक्शन इज मैक्सिमाइज्ड। ठीक हो गया? क्लियर है यहां तक? अभी हम और भी इसको आगे लेके चलेंगे, और मैं साथ साथ रेशनल कंज्यूमर पे फोकस करती रहूंगी, क्योंकि एक क्वेश्चन में, एक पेपर, एक ईयर में ये ऐसा हो गया था कि उन्होंने पूरा रेशनल कंज्यूमर पे सेक्शन ए में ही क्वेश्चन दे दिया था 7 मार्क्स का। एक और बात बता दूं, सेक्शन ए में जो लास्ट पार्ट्स के क्वेश्चंस आते हैं उसमें भी आपने इवेल्युएशन करनी होती है, ठीक है, यानी कि उसमें भी आपने फॉर एंड अगेंस्ट और एक इवेल्युएटिव पैराग्राफ करना होता है। वो इंशाल्लाह मैं तुम लोगों को डेटा रिस्पॉन्स सॉल्व करना भी सिखाऊंगी, ठीक है। अच्छा, अभी हम सिर्फ सेक्शन बी और सेक्शन सी के क्वेश्चंस पे हमने फोकस किया है। तो यहाँ पे हमारा जो एक रेशनल कंज्यूमर है, दे विल ट्राई टू मैक्सिमाइज देयर यूटिलिटी, बिकॉज दे नो कि उनकी जो इनकम है वो लिमिटेड है और उनकी वांट्स जो है वो अनलिमिटेड है। ये जो इक्विलिब्रियम वो गेन करेगा वो
किस तरह से करेगा? फॉर दिस टू नो वी नीड टू अंडरस्टैंड टू मेन अप्रोचेस। एक आपकी होती है कार्डिनल अप्रोच और दूसरी आपकी होती है ऑर्डिनल अप्रोच। ये बहुत ज्यादा इसमें मतलब ये सारी चीजें कि सिमिल्सन क्या कहता है, रिवील्ड प्रेफरेंसेस, इन सारी चीजों को तुम लोगों को जानने की जरूरत नहीं है, बट मैं फिर भी स्टूडेंट्स को ये सेंड कर देती हूँ अगर उन्होंने एडिशनल मतलब कुछ पढ़ना है या ये सारी चीजें, बट दिस इज जस्ट एडिशनल नॉलेज। इसमें कोई ये मतलब यानी कि दिस इज नॉट समथिंग विच इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। अच्छा, ये सारे हैं जो कार्डिनल अप्रोच के आप कह लो कि हीरोज हैं, ठीक है। उन्होंने ये दे यू नो पुट फॉरवर्ड दीज यू नो दिस अप्रोच। अब असल इसका मकसद क्या है या मतलब क्या है कार्डिनल का? कार्डिनल जो है वो नंबर्स, ठीक है, कार्डिनल नंबर्स से निकले। सो व्हाट इट मींस इज इन व्हाट दीज पीपल से इज के जो आपकी सेटिस्फेक्शन है, ठीक है, यूटिलिटी क्या होती है? यूटिलिटी इज सेटिस्फेक्शन। यहां तक तो आई थिंक वी ऑल आर क्लियर कि जो हमारी यूटिलिटी होती है इट इज आर सेटिस्फेक्शन। अब कार्डिनल अप्रोच क्या कहती है? कार्डिनल अप्रोच ये कहती है कि हमारी जो सेटिस्फेक्शन है, जो हमारी यूटिलिटी है, इट कैन बी मेजर्ड इनटू नंबर्स, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर जो है आप एक पिज्जा का स्लाइस खा रहे हो, ठीक है, सो आपकी उसको आप जो है वो कर सकते हो कि अच्छा ये मुझे इस पिज्जा के स्लाइस से 2 यूटिलिटी मिली है, ठीक है। अच्छा, तीसरे से मुझे जो है वो 4 यूटिल्स मिली है, so on and so forth. So you can measure your utility into numbers, into cardinal numbers, 1, 2, 4, 5, 15, whatever, right? या जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल दी है कि आप जो अगर इफ वी आर ड्रिंकिंग यू नो मिल्क और वी आर ड्रिंकिंग कॉफी, तो हम जो यानी कि जो है उसको हम मेजर कर सकते हैं कि अच्छा पहले सिप से मुझे इतनी यूटिलिटी मिली, फिर सेकंड सिप से मुझे इतनी मिली, थर्ड से मुझे इतनी मिली। सही हो गया। उसके बाद हम आगे एक और चीज इसमें इंपॉर्टेंट है विच इज, ये मैं इसको जो हूं बोल्ड में कर रही हूँ, यूटिलोमीटर। पहली चीज क्या मैंने तुम लोगों को बताई जो इंपॉर्टेंट है वो ये कि जो हमारी सेटिस्फेक्शन है विच इज आर यूटिलिटी, इट कैन बी मेजर्ड इनटू कार्डिनल नंबर्स। एंड सेकेंडली, अब इसको मेजर करने के लिए कोई डिवाइस चाहिए होगा ना, कोई भी चीज आप मेजर करते हो तो आपको उसके लिए डिवाइस या कोई वो चाहिए होते हैं। तो ये जो आपके थियरिस्ट्स हैं, ये जो कार्डिनल अप्रोच वाले ये सारे हीरोज हैं, वो ये कहते हैं कि हमारे अंदर एक यूटिलोमीटर लगा हुआ है, और वो यूटिलोमीटर हमें बता रहे हैं कि अच्छा मैंने अभी कॉफी का जो फर्स्ट सिप लिया है, उस सिप से मुझे जो है वो 4 यूटिल्स, ठीक है, 4 यूटिल्स यूटिलिटी मिली है। मेजर कैसे करते हैं? इन यूटिल्स, जैसे सेंटीमीटर, मीटर, ये वो। तो इसके लिए यूटिलिटी के लिए मेजर करने का जो है वो जो एक है साइन, वो क्या है? यूटिल्स है, ठीक है। सो और वो जो है कैसे मेजर होते हैं? जो हमारे एज अ रेशनल कंज्यूमर जो मेरे अंदर एक यूटिलोमीटर लगे, वो मुझे बता रहे कि ये 4 यूटिल्स मुझे जो है ना यूटिलिटी मिली है फ्रॉम फर्स्ट सिप ऑफ कॉफी, ठीक है। साथ साथ ही मैं तुम लोगों को इसलिए ऐसे समझा रही हूँ कि साथ साथ ही तुम लोगों का ब्रेन जो है वो इवेल्युएट करना भी शुरू कर दे कि यार मतलब हाउ इज इट इवन पॉसिबल, इज इट इवन इज इट इवन अ पॉसिबिलिटी कि वी कैन हैव अ यूटिलोमीटर when we are drinking coffee or eating something, do we really measure things like this? या कोई यूटिलोमीटर वो बेल बजाते हैं हमारे दिमाग में और कहते हैं अच्छा यार तुम्हें 4 यूटिल जो है ना वो सेटिस्फेक्शन मिल गई है, ठीक है। सो दिस डजंट हैपन लाइक दिस, ठीक है। तो साथ साथ तुम लोग जो है इसको इवेल्युएट भी करो, बिकॉज इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट, वो एग्जामिनर को फर्क नहीं पड़ता यार कितना रट्टा मार के आए हो, एग्जामिनर इज कंसर्न्ड अबाउट कि अपना ब्रेन जो है ना वो क्रिएटिविटी कितनी यूज कर रहे हो, ठीक है। इट्स ऑल अबाउट कि आप कितनी जो है इवेल्युएशन अच्छी कर रहे हो, सही है। साथ साथ ही आप जो है वो एक पॉइंट को कह रहे हो नहीं यार उसको डिबंक भी करना तुम लोगों को आना चाहिए, ठीक है। सो दिस इज व्हाट द एग्जामिनर वांट्स। अच्छा, फिर उसके बाद वो क्या कहते हैं, ये वाले जो आपके थियरिस्ट्स हैं कार्डिनल अप्रोच के, वो ये कहते हैं कि जो हमारी यूटिलिटी है इट इज द फंक्शन ऑफ क्वांटिटी, ठीक है। सो व्हाट इट मींस इज कि आप जो है आपने अपनी यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी अगर मेजर करनी है तो वो कैसे करोगे? यूटिलिटी 1 इंटू क्वांटिटी 1 प्लस यूटिलिटी 2 इंटू क्वांटिटी 2 प्लस यूटिलिटी 3 इंटू क्वांटिटी 3 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ,
ठीक है. So what it is saying is that utility has additive function. ऐड हो सकती है. सही है. जो डिफरेंट मेजर्स हैं, जो डिफरेंट आपके यूनिट्स हैं, उससे आपको जो यूटिलिटी मिल रही है 2 + 4 + 3 + 5 ऐसे करके आप उसको ऐड कर सकते हो. दिस इज व्हाट दीज कार्डिनल अप्रोच पीपल आर सेइंग. और मुझे अब लगता है कि इसमें कहीं ना कहीं तुम लोगों में से कोई कंफ्यूज हुआ होगा, तो जो कंफ्यूज हुए हैं वो पूछ लें. या समझ आ गई है? आ गई है. चलो. फिर उसके बाद वो क्या कहते हैं कि सारे कंज्यूमर्स एक जैसे हैं. ऑल द कंज्यूमर्स रिमेन अलाइक. So if I am, behaving in a certain manner as a consumer, it represents all of you. And then, consumers are rational. Rational कैसे? कोई impulse buying नहीं कर रहे. They are aware of their income. They are aware of the prevailing prices in the market. ठीक है. मतलब उनको ईगो जो है ना वो बेवकूफ नहीं बना सकता कि अच्छा उसी प्राइस में जो है ऑलमोस्ट बेच रहे हैं और हमें लग रहा है सेल पे बेच रहे हैं. सही हो गया. सो दे आर अवेयर ऑफ द इनकम. दे आर अवेयर ऑफ द प्रिवेलिंग प्राइसेस इन द मार्केट. ठीक है. अच्छा. और दूसरा ये कहते हैं कि जो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी है, यानी कि अगर तुम लोगों को कोई एडिशनल डॉलर मिलता है तो जाहिर है तुम लोगों की यूटिलिटी चेंज होगी इन रियलिटी. लेकिन यहां पे वो ये कहते हैं कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज कांस्टेंट. यानी अभी तुम्हारे पास $100 है तुम लोगों के पास, $101 भी तुम लोगों को जब मिल जाएगा. मार्जिनल यूटिलिटी में मैं बताऊंगी उसका क्या मतलब है. लेकिन उनका मतलब ये है, अभी जो मैं बता रही हूँ बात वो ये कि तुम लोगों के पास अभी $100 है. अगर $101 भी हो गया, यानी कि इस $1 से ना तुम लोग को कोई खुशी मिलेगी ना तुम लोग को कोई गम होगा. ठीक है. ये तुम लोगों की मार्जिनल यूटिलिटी जो है इसके लिए कांस्टेंट है. तुम लोग $100 पे भी उतना ही खुश होगे या उतने ही तुम लोगों की यूटिलिटी रहेगी जो $101 पे थी. सही है. क्लियर हो गई ये बात? क्योंकि इस बात पे बच्चे काफी कंफ्यूज हो जाते हैं. Within cardinal approach, there are two approaches that need to be taken into account और उसके थ्रू हमारा डिमांड कर्व डिराइव होता है. सर तुम लोगों ने सुना होगा डिमांड कर्व तो एएस में पढ़ लिया, ओ लेवल में इकोनॉमिक्स ली होगी, उसमें भी पढ़ा होगा, एएस में भी पढ़ा होगा कि प्राइस और जो क्वांटिटी डिमांडेड है उसका नेगेटिव रिलेशनशिप होता है. इस चैप्टर में तुम लोग पढ़ोगे कि ये पूरा का पूरा डिमांड कर्व जो है ये डिराइव कैसे होता है. और ये जो डिमांड कर्व डिराइव होता है ये इन्हीं थेरीज से होता है. ठीक है. ये कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की थेरी से होता है. सो कार्डिनल अप्रोच की भी थेरी से होता है, ऑर्डिनल अप्रोच की भी थेरी से होता है. सो कार्डिनल अप्रोच में हमारे पास जो है वो दो मॉडल्स हैं. एक हमारा है सिंगल गुड मॉडल और दूसरा हमारा है मल्टी गुड मॉडल्स, जिसको हम लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी भी कहते हैं. क्लियर है यहां तक? इन सारे मॉडल्स को समझने के लिए अगेन वी नीड टू अंडरस्टैंड सर्टेन टर्म्स. ठीक है. सो ये मैं तुम लोगों को बता चुकी हूं. कार्डिनल अप्रोच में डिफरेंट मॉडल्स हैं, लेकिन लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड सर्टेन टर्म्स. एंड फॉर कार्डिनल अप्रोच लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट. ठीक है. And before we delve into what is law of diminishing marginal utility, let's first talk about what is marginal utility. ठीक है. और what is total utility. सबसे पहले तो हम total utility के बारे में बात करते हैं. Total utility क्या है? It is the total satisfaction derived from consuming a product. In totality मुझे जो है वो कितनी सेटिस्फेक्शन मिली है फ्रॉम कंज्यूमिंग दिस वन ग्लास ऑफ कॉफी. ठीक हो गया. सो दैट इज माय टोटल यूटिलिटी. सही है. नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है. मैं यहां पे एक चीज लिख रही हूं और तुम लोगों के ये बाद में भी बहुत काम आएगी. मार्जिनल जो है ना ये बड़ा ही फेवरेट है A2 इकोनॉमिक्स में. सही है. हर चीज में मार्जिनल मार्जिनल होगा. और मार्जिनल का मतलब क्या है? एंड तक माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ते रहोगे, लेबर मार्केट तक चले जाओगे और उसमें भी मार्जिनल की बात जरूर आएगी. तो मार्जिनल होता है ड्यू टू वन एडिशनल यूनिट. अगर मार्जिनल है ड्यू टू वन एडिशनल यूनिट
तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या होगा? अगर मार्जिनल है ड्यू टू वन एडिशनल यूनिट, तो हम ये कह सकते हैं कि मार्जिनल यूटिलिटी इज चेंज इन टोटल यूटिलिटी ड्यू टू वन एडिशनल यूनिट ऑफ अ गुड कंज्यूम्ड। कह सकते हैं ना, चेंज इन टोटल यूटिलिटी ड्यू टू वन एडिशनल यूनिट ऑफ अ गुड कंज्यूम्ड। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज बता रही हूँ जिसको मैं ना मैं कहती हूँ ये जुगार्स है, ठीक है? तो ये तुम लोगों को चीजें ना फिर बाद में हेल्प करती हैं, क्योंकि आई नो कि जब हम एज एज अ कैंडिडेट बैठे होते हैं उधर एग्जाम रूम में, तो बड़ी हमारी जो नर्व्स होती है ना वो ऑल ओवर द प्लेस होती हैं, ठीक है? उसको बड़े फॉर्मूलाज, बड़े इजी इजी फॉर्मूलाज होते हैं, वो भूल जाते हैं, ठीक है? तो सिंपल सी मैं तुम लोगों को बात बता रही हूँ, इकोनॉमिक्स में जो फॉर्मूलाज बनते हैं वो हमेशा एक इसका पैटर्न है, ये याद कर लो। अक्सर फिर ये इससे हेल्प क्या होती है कि हमें जो है ना वो डेफिनेशन याद रह जाती है, फॉर्मूला भूल जाते हैं। तो अगर तुम लोग ये याद रखोगे कि इकोनॉमिक्स में फॉर्मूलाज बनते हैं इफेक्ट डिवाइडेड बाय कॉज, ठीक है? आप इफेक्ट को डिवाइड करते हो कॉज से। तो अगर एग्जाम में फॉर्मूला भूल भी गया, तुम लोग को अगर डेफिनेशन याद होगी तो आराम से तुम लोग जो है वो निकाल सकते हो, आंसर निकाल सकते हो या फॉर्मूला लिख सकते हो। सो फॉर्मूला क्या है? इफेक्ट डिवाइडेड बाय कॉज। अब मैं अगर कहूं कि यार मार्जिनल यूटिलिटी का फॉर्मूला बनाओ, तो कोई बना सकते हैं? लुकिंग एट द डेफिनेशन, ठीक है, लुकिंग एट द डेफिनेशन एंड नोइंग कि इकोनॉमिक्स में फॉर्मूलाज तो यार ऐसे बनते हैं, इफेक्ट डिवाइडेड बाय कॉज। तो क्या फॉर्मूला होगा? इफेक्ट इसमें क्या है? चेंज किसमें आ रहा है? एनीवन? यूटिलिटी। गुड। सो चेंज इन टोटल यूटिलिटी, तो वो हमारा इफेक्ट है। और कॉज क्या है यार? किसकी वजह से हो रहा है? एडिशनल यूनिट। यूनिट ऑफ अ गुड, यानी कि चेंज इन क्वांटिटी। सही हो गया। सो हमारे पास फॉर्मूलाज आ गए, हमारे पास फॉर्मूला पता चल गया हमें कि यार मार्जिनल यूटिलिटी इक्वल्स टू चेंज इन टोटल यूटिलिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन क्वांटिटी। अब इसकी एग्जांपल भी मैंने यहाँ पे लिखी हुई है कि फॉर एग्जांपल a consumer is using the is eating apples, and if the total utility of first apple is 10 utils, while the total utility goes to 18 units if he uses 2 apples, then the net change in total utility or marginal utility is what? 8। ठीक है? पहले आप 10 यूटिल्स, आपने फर्स्ट जो एप्पल खाया तो आपको 10 यूटिल्स मिल गए, तो ठीक है। उसके बाद आपने जब दूसरा एप्पल खाया तो कंबाइंड आपको 18 यूटिल्स मिल गए हैं, ठीक है? दो एप्पल्स की अब आपके पास क्या यूटिलिटी है? 18। तो आपका जो है वो चेंज इन टोटल यूटिलिटी क्या हुआ? चेंज इन टोटल यूटिलिटी हमारा हुआ 8, और चेंज इन क्वांटिटी हमारा क्या हुआ? चेंज इन क्वांटिटी हमारी है 2 - 1, ठीक है? सो आपका ये यहां पे क्या होगा? 8 डिवाइडेड बाय 1, तो हमारे पास आंसर आ गया 8, ठीक है? सो ये हमारी मार्जिनल यूटिलिटी है। अब जरा इनके कर्व्स देख लेते हैं, ठीक है? But before we talk about the curves, now first let's talk about, ये इसके curves भी हैं, ठीक है ना? Now first let's talk about law of diminishing marginal utility, और फिर तुम लोगों को ये curves समझ आएंगे, ठीक है? ये भी बताया हुआ है कि हाउ दिस लॉ इज अप्लाइड इन कॉमन रियलिटी ऑफ लाइफ के एट टाइम्स इट हैपेंस कि हमारी डिजायर टू, इस तरह से तो नहीं होता बिल्कुल कि हमारी डिजायर टू गेट मोर एंड मोर ऑफ प्रोडक्ट्स डिक्रीजेस, के बड़ा ही हमारे हम मेजर कर रहे होते हैं, लेकिन इन रियलिटी ऐसे होता है कि जितनी जो चीज हमें मिलती रहती है उसकी डिजायर भी कम हो जाती है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि नाउ दिस इज समथिंग जो इकोनॉमिक्स में हमें लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी की तरफ लेके जाते हैं, ठीक है? कि जो चीज हमें जितनी ज्यादा मिलती रहती है उसकी हमें डिजायर कम हो जाती है। दिस टेक्स अस टुवर्ड्स लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी।
what it means is in very simple terms, ठीक है, in very simple terms it means कि ये सारी definition वगैरह लिखी हुई है, मैं तुम लोगों को बता दूंगी, ठीक है। तो वो जो कॉफी जब हम पीते हैं ना, जब भी मतलब मैं हमेशा कॉफी की एग्जांपल देती हूँ बिकॉज आई कांट लिव विदाउट इट। सो जब भी हम कॉफी पीते हैं तो जो उसकी फर्स्ट सिप होती है, इट ऑलवेज गिव्स अस लाइक यू नो द हाईएस्ट हाई, ठीक है ना, मैक्सिमम हाई देते हैं। और उसके बाद क्या होता है कि अच्छा हमने दूसरा सिप लिया, तीसरा सिप लिया, कम होना शुरू हो जाती है उसकी मतलब जो सेटिस्फेक्शन है एंड तक, मतलब एट टाइम्स इट हैपेंस कि हम छोड़ भी देते हैं, हम कहते हैं यार बस यू नो, लेकिन जो वो फर्स्ट होती है इट्स एवरीथिंग, राइट। सो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी मींस कि जो आपके कंजम्पशन है, ठीक है, उसमें द सब्सिक्वेंट यूनिट ऑफ कंजम्पशन will always give you lesser satisfaction. Subsequent unit of consumption will always give you lesser satisfaction than the preceding unit. ये बात समझ आई? Subsequent unit of consumption will always give you lesser satisfaction than the preceding unit. ठीक हो गया? अब हम इसको आगे अब डेफिनेशन देखते हैं। When a consumer goes on to use the units of goods, the total utility derived from the units of the good increases at a decreasing rate. In other words, along with successive and continuous use of any commodity, the marginal utility derived from the units of the commodity goes on to a fall. ठीक है? This is what you know the definition is. कि आपने सक्सेसिवली किसी चीज को आप पिज्जा खाते रहे या मैं कॉफी पीती रही विदाउट एनी स्टॉप, तो मेरी मार्जिनल यूटिलिटी क्या ही होगी, मतलब जो एडिशनल यूनिट आई थिंक आई विल डाई, राइट, यू नो इट विल बिकम नेगेटिव। सो अब हम इस चीज को डिस्कस करते हैं कि अगर आप जो है एक चीज को सक्सेसिवली कंज्यूम कर रहे हो विदाउट स्टॉपिंग, एंड इसकी एक एजम्पशन में ये चीज भी आती है कि देयर इज नो यू नो ब्रेक बिटवीन द कंजम्पशन। ये नहीं कि अच्छा यार मैंने अभी कॉफी पी ली फिर मैंने कहा थोड़ी देर बाद पी लेते हैं, आई एम नॉट स्टॉपिंग, ठीक है, देयर इज नो स्टॉपिंग मी एंड आई एम जस्ट ड्रिंकिंग द कॉफी, राइट। सो इट विल लीड टू यू नो सर्टेन सॉर्ट ऑफ नेगेटिविटीज। अब वो क्या होंगी अब हम देखते हैं ग्राफ के थ्रू। पहले ये तुम लोगों का ग्राफ है, इसको ये सारी ग्राफ को मैं तुम लोगों को एक्सप्लेन करूंगी, पहले ये तुम लोग एक दफा ये डायग्राम बना लो। बना रहे हो शाहिर? बना ली डायग्राम? अभी हाँ तुमने भी बना ली? ओके, चलो अब हम इस डायग्राम को डिस्कस करते हैं। आई थिंक एवरीवन हैज मेड दिस डायग्राम। यहां पे तुम लोग देखो, जहां पे मार्जिनल यूटिलिटी जीरो है, जहां पे मार्जिनल यूटिलिटी जीरो है वहां पे आपकी टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम है। तुम लोगों ने अपनी डायग्राम जो है जो बनानी है उसमें हसन ये इंश्योर करना है
कि जहां पे तुम लोग जो हो मार्जिनल यूटिलिटी को 0 कर रहे हो, डायरेक्टली टोटल यूटिलिटी वहां पे मैक्सिमम होनी चाहिए। अब एक और चीज देखते हैं, जब तक हमारी मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव है, टोटल यूटिलिटी क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। टोटल यूटिलिटी हमारी इंक्रीज हो रही है, लेकिन विद अ डिक्रीजिंग रेट, ऐसे झुक झुक के इंक्रीज हो रही है ना, डिक्रीजिंग रेट है इसका। सो हमने दो जो है रिलेशनशिप्स डिराइव किए हैं। सो वी आर डिराइविंग रिलेशनशिप बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। एक हमने क्या रिलेशनशिप डिराइव किया कि व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी इज 0, टोटल यूटिलिटी इज मैक्सिमम। ये रिलेशनशिप डिराइव किया। दूसरा रिलेशनशिप हमने क्या डिराइव किया कि एज लॉन्ग एज आर मार्जिनल यूटिलिटी इज पॉजिटिव, टोटल यूटिलिटी इंक्रीजेस। जब तक पॉजिटिव है मार्जिनल यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी हमारी क्या होगी? इंक्रीज करेगी। और जब ये हमारी चली गई नेगेटिव में, टोटल यूटिलिटी क्या हो गया? डिक्रीजेस। सो व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी गोज इनटू नेगेटिव, टोटल यूटिलिटी डिक्रीजेस। क्लियर है भाई यहां तक सबको? ये हमने डिराइव किया। ये जो मिस मैंने जब सारी बातें लिखी, एमक्यू हमारा पॉजिटिव होगा तो हमारा टीयू पॉजिटिव होगा, इंक्रीज करेगा विद डिक्रीजिंग रेट। डिक्रीजिंग रेट, यस। ठीक है, हमारा टोटल यूटिलिटी जो है वो मैं फिर से ये दिखा देती हूं तुम लोगों को। हमारा जो टोटल यूटिलिटी है, जब तक ये हमारा एमयू पॉजिटिव है, जब तक एमयू पॉजिटिव है, टोटल यूटिलिटी हमारी क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है विद डिक्रीजिंग रेट। इंक्रीज तो हो रही है लेकिन डिक्रीजिंग रेट से। ठीक हो गया? क्लियर है यहां तक? एनी क्वेश्चन सो फार? ये अगर किसी ने लिखना है लिख लो, ठीक है। ये मैंने तुम लोगों को वैसे समझा भी दिया था जब हम कर रहे थे, लेकिन अगर इसको इस तरह से लिखना है तो बेशक तुम लोग लिख लो। और कल की क्लास में इंशाल्लाह हम ये दोनों मॉडल्स करेंगे, सिंगल गुड मॉडल करेंगे और मल्टी गुड मॉडल करेंगे। हाँ जी, जरमीन पूछो बेटा। Miss, I wanted to ask the notes that you mentioned, Imran Latif, book 3 हाँ and book 4, वो कहाँ से मिलने हैं? यार, वो रीड एंड राइट से मिलेंगे, ठीक है। स्टूडेंट रिसोर्स है, मैं तुम लोगों को उसका नंबर भी बेशक सेंड कर देती हूँ, वो डिलीवर भी कर देते हैं। और जो है उसका मैं तुम लोगों को नंबर सेंड कर दूंगी, ठीक है। वो जाके भी तुम लोग ले सकते हो, रीड एंड राइट की आई थिंक है हर जगह। तो यू गाइज कैन बाय इट फ्रॉम देयर और यू कैन आस्क देम टू डिलीवर इट टू यू। सो मैं आफ्टर माई क्लास, अभी क्योंकि मेरी एक और क्लास है, तो आफ्टर डेट क्लास इंशाल्लाह मैं तुम लोगों के साथ जो है वो अच्छा अनीस बुक से भी ले सकते हो, अभी हाँ कह रही है, ठीक है। सो दे आर अवेलेबल एवरीवेयर। तो आई थिंक दे आर गुड नोट्स, ठीक है। इजी टू अंडरस्टैंड है, कोई ज्यादा उसमें मतलब किचकिच नहीं है, कितनी कोई कहानियां जिसमें जैसे तुम लोगों को पता पीएचडी करने लगे हो, ऐसी कोई चीज नहीं है, ठीक है। इजी टू अंडरस्टैंड है, जो तुम लोगों के लेवल तक के नोट्स होने चाहिए, तो मुझे तो वो सही लगते हैं, ठीक है। लेकिन अगर तुम लोगों के जैसे कुछ लोग पहले से पढ़ते आ रहे हैं, उनके टीचर्स ने दिए हुए, उनमें भी कोई मसला नहीं है। मुझे लगता है कि यार इतनी तुम लोगों ने पीएचडी करके क्या कर लेना है, ठीक है ना। कोई मतलब इकोनॉमिक्स के साइंसदान तो बनने नहीं वाले तुम लोग हैं, तो अभी जितना कर रहे हो बस ए ले लो, काफी है, सही है। चलो ओके बच्चों, एनी मोर क्वेश्चंस? कोई चैट में किसी की मैंने कोई बात तो नहीं मिस की हुई? मैं ये नोट्स तुम लोगों को भेज